नमस्कार, गुड इवनिंग। क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है आज। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में पिछले 2 महीनों में जिस तरह से लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि या तो सभी को पूरी तरह से क्रिप्टो की समझ आ गई है या फिर कोई भी रेस में भाई पीछे नहीं रहना चाहता। दोनों ही लिहाज से क्रिप्टो मार्केट्स के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस क्रिप्टो वेव में शामिल होने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं, कैसे ये मार्केट अलग है, रेगुलेशन क्या कहता है, इन तमाम चीजों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। और इसी से जुड़ी है हमारी खास पेशकश न्यूज 18 नेटवर्क एंड ज़ेप्पे प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ, और मैं हूं मुग्धा कालरा। भारत में आए इस क्रिप्टो क्रेज को आइए समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और रेगुलेशन से जुड़े किन पहलुओं पर हमें अब नजर रखनी होगी। इन सभी पहलुओं से वाकिफ होने के लिए आज इस वेबिनार में हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। अर्जुन खजांची, को फाउंडर एंड चीफ लीगल ऑफिसर रूबा फाइनेंस, सम्राट किशोर, को चेयर बेसलाइन प्रोटोकॉल एंड रीजनल हेड एंटरप्राइज इथेरियम अलायंस, वरुण सेठी, आप फाउंडर हैं blockchainlawyer.in के, और अविनाश शेखर साहब, सीईओ ज़ेप्पे। वेलकम जेंटलमैन। इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स टुडे। आप भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास सवाल हैं तो आप हमें चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें इस डिस्कशन में हम शामिल करेंगे। वेलकम अगेन टू न्यूज 18 नेटवर्क एंड ज़ेप्पे प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ। अर्जुन, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। Tell us about your experience in witnessing the crypto surge. क्या वजह है कि पिछले 2 महीने में ही इतना इंटरेस्ट और इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट हुआ है? What does your experience say? आई थिंक एक शब्द इसको अच्छी तरह इनकैप्सुलेट कर सकता है, वो है फोमो। चाहे वो इंस्टीट्यूशनल फोमो हो या रिटेल फोमो हो, ये एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जो काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, एप्लीकेशंस इस पे बढ़ रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन बहुत तेजी से हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस और रिटेल पार्टिसिपेंट्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि वो फाइनेंशियली भी इससे गेन कर सके, प्लस जो एप्लीकेशंस इसमें बन रहे हैं उनसे भी उनका वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो सके। राइट। और सम्राट, आपके एक्सपीरियंस में इस बेहद फास्ट अडॉप्शन की क्या वजह हो सकती है? क्या आप ये मानते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले ये सभी लोग पूरी तरह से क्रिप्टो को समझ गए हैं? वेल, आई थिंक जहां तक मेरा मानना है, लोग दो तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस टाइम पे। वन इज ऑफ कोर्स लोगों ने समझ लिया और एंड दे आर पुटिंग इन मनी, और उनके पास कुछ समझे हुए चैनल्स हैं, लाइक ज़ेप्पे, वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स टुडे। बट एंड देयर दी अदर्स जो फोमो, बिल्कुल सही अर्जुन ने बोला कि दे आर डूइंग इट ओनली बिकॉज ऑफ फोमो, और उसकी वजह से दे आर फॉलोइंग समबडी, तो वो इन्फ्लुएंसर लेड है। तो ये एक दूसरा सेगमेंट है जो कि बहुत ज्यादा, आई एम श्योर, जो भी हमारे चैनल्स हैं फॉर सेलिंग क्रिप्टो करेंसीज या जहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दे आर फुली कैपिटलाइजिंग दैट अदर चैनल आल्सो व्हिच इज इन्फ्लुएंसर लेड इन्वेस्टमेंट। तो एक तो ये बात है, और दूसरी जहां तक आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों अट्रैक्ट कर रहा है और क्यों उतना ज्यादा पेस है इसके अंदर आज की डेट में, आई कॉल दिस पेस। सो इसके भी दो पार्ट्स हैं। वन इज द एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्शन। आई थिंक द कैप्शन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट हियर। वन इज on one side at least the government is talking about it. कभी मोदी जी ने 2 साल के पहले एक स्पीच में उन्होंने बोला था, मिस्टर अंबानी ने कभी यूज किया था इस वर्ड को, ब्लॉकचेन को, which was blockchain, not cryptocurrency, it was blockchain technology, and it was used, एक साथ उन्होंने एक सेंटेंस में 2-3 टेक्नोलॉजीज का नाम लिया था, तब वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। बट आज हमारे पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से अगर क्रिप्टो करेंसी निकलता है तो इट इज इन इटसेल्फ इट्स अ बिग स्टेटमेंट। तो एक वो जागरूकता इसलिए भी आई है क्योंकि लोग उस लिखित मीडिया को ज्यादा फॉलो करते हैं, रिटन मीडिया को, दैन इंटरनेट और यूट्यूब एक्सेट्रा। सो वन इज दैट एस्पेक्ट। द अदर साइड विच आई एम सीइंग अ लॉट इज जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स पीपल हैव बीन रीडिंग, लोग योर स्टोरी पे स्टोरीज पढ़ते हैं या यूट्यूब या फेसबुक पे देखते हैं कि some companies is getting billions of dollars or millions of dollars to create an exchange.
Now that exchange is only a medium of getting crypto investments to the retail investor. वो लोग उसके अलावा कोई और पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं. They are market makers. So by virtue of attracting those investments, in a way they are also showing the mood of the market. That there are these investors, retail investors को suddenly बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है. इसका एक तीसरा पहलू और भी है जो कि मैं बोलना चाहूंगा. I'm sure I've taken a lot of time. You go might ahead. not anticipate it, but the third thing is disposable income, because people are staying home. Since the last 2 years, because of lockdowns or limited movement, लोगों के पास रिस्क कैपिटल था थोड़ा सा, डिस्पोजेबल इनकम, जो कि वो रेस्टोरेंट्स पे या आउटिंग्स पे या क्लबिंग एंड पबिंग पे खर्च करते. Instead of that, उन्होंने सोचा कि यार मैं, because of that same influencer who would have taken them to a particular pub, because of that guy मैं 5,000 10,000 से शुरू करता हूँ. And they started putting that money, that disposable income or risk capital, which they would have easily let go in an expenditure, into crypto. तो एक वो भी एक रीजन, जहां तक मेरा मानना है कि एक वो भी रीजन है इस सर्ज में. जीरोधा के कुछ स्टैटिस्टिक्स आए थे थोड़े दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट बैंडवैगन ज्वाइन कर लिया, बट दे आर नॉट वेरी एक्टिव. उसका भी रीजन कुछ हद तक यही उन्होंने बताया था कि इट्स ओनली बिकॉज पीपल आर फीलिंग दैट फोमो एंड दे नाउ हैव टाइम आल्सो सिटिंग एट होम. सो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं कहना चाहूंगा मुक्ता. या Very interesting. Varun, if I may come to you now, blockchain lawyer एक बहुत niche area में काम कर रहा है. इसको शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच रही, और साथ ही ये भी कि क्रिप्टो करेंसी की सही समझ, सही कंसल्टेंसी लेना, सही एडवाइस लेना, चाहे वो एक छोटे कंज्यूमर के तौर पर हो या एक बड़े लेवल के प्लेयर या एक्सचेंज के तौर पर हो, उसकी समझ आखिर इतनी क्यों जरूरी है. और कहीं ना कहीं मैं इस क्वेश्चन को इस चीज से कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि लोगों को लगता है कि ये एक जैसे शेयर मार्केट्स हैं, ये उसी तरीके से है, बट वो नहीं है. सो द आइडिया बिहाइंड ब्लॉकचेन लॉयर एंड व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक व्हेन इट केम टू एडवाइजिंग पीपल? Surely. So the primary idea behind blockchain lawyer was that in 2016, prior to that, I was a startup consultant. So one of my clients actually offered me fees in Bitcoins. At that time, I denied it. And then I realized later on कि इस चीज में है क्या, इन्होंने मुझे Bitcoins में ही क्यों फीस देनी चाहिए. उस टाइम मैंने मना कर दी और उस टाइम मैंने INR में फीस कलेक्ट करी. लेकिन जब मैंने रिसर्च करी उस पर, हमने कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशंस 2017-18 में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, सेबी, इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट्स को लिखी उस वक्त. और उस वक्त हमने रियलाइज करा कि ये एक ऐसा फील्ड है जो ग्रो हो रहा है. यूएस में ऑलरेडी लोग इसकी बातचीत कर रहे थे, लेकिन इंडिया में लॉलेसनेस था. तो किसी भी ऐसे एरिया में, किसी भी ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे लॉलेसनेस है और जहाँ पर लोग आना चाह रहे हैं, हम ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से देखते हुए देख पा रहे हैं कि इंडिया में ये चीज आने वाले वक्त में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट, टेक्नोलॉजी सेवी पीपल हैं, तो हमारे को मन करेगा कि हम भी इस तरह की चीजें, ग्लोबल लेवल के जो चीजें हैं वो इंडिया में भी इंप्लीमेंट करें. तो हमने देखा इसमें टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है और लीगल एंगल से कुछ भी ग्रोथ नहीं है. तभी हमने कुछ उसमें रिसर्च करी और अलग से हमने एक विंग बनाया, स्टार्टअप से अलग हटकर एक ब्लॉकचेन स्पेसिफिक एक विंग बनाया, जिसके लिए हमने रिसर्च करी, ग्लोबल लॉस को पढ़ा, देखा, समझा कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है और इंडिया के लिए उसको कस्टमाइज करने की कोशिश करी. उसके बाद मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी जर्नी को देखूं तो मैं इसको 2 पार्ट्स में एकदम क्लियरली डिफाइन कर सकता हूं. पूरी जर्नी 2020 से पहले और 2020 के बाद. इंडिया के एंगल से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी मार्च 4, 2020 की जो जजमेंट थी, उस जजमेंट के बाद हम बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इस इंडस्ट्री में आते हुए देखते हैं. और उसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इवन दो उन्होंने ये काम करा, बहुत सारे उन्होंने जो दलीलें दी गई थी उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चलाना चाहता है इंडिया में, तो क्रिप्टो से फिएट करने का जो मैकेनिज्म है वो इंडिया में रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और देशों में, सिंगापुर में हम देख रहे थे, यूके में देख रहे थे, यूएस में देख रहे थे, और उस दौरान 2017-18 के आसपास हमने पूरा देखा, लाइचेंस्टाइन में देखा, जर्सी में देखा. तो ये बहुत सारे देश हैं ऐसे जिसमें हमने ये सारी रेगुलेशंस को बनते हुए, डेवलप होते हुए पिछले कुछ सालों में देखा. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 180 पेज की जजमेंट में ये बोला कि आप क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस इंडिया में कर सकते हो, और उन्होंने डायरेक्ट करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आप अपनी कुछ रेगुलेशंस लाएं,
जब मैं इस टाइम से पहले मार्च 4 2020 से पहले का टाइम देखता हूँ तो लोगों को डर था, वो इन्वेस्ट जरूर कर रहे थे लेकिन डर था थोड़ा सा, पता नहीं अनरेगुलेटेड है, मेरे पैसों का क्या होगा अगर कोई लेके भाग गया, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, मैं किसी सेंट्रलाइज एजेंसी को नहीं जानता। इन्वेस्टर रिड्रेसल के मुद्दे पर ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन मार्च 4 2020 के बाद जब मैं देखता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स को, उनको लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट दिया है, और उसके बाद ही बहुत सारे वीसी फंड इसमें आए, फंड रेज हुआ। फंड रेज होने के बाद जैसे और स्पीकर्स ने बोला कि आपने पूरा फोरम बनाया, इन्वेस्टमेंट हुई और आपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूरी मार्केट खोल दी। तो अब आगे का जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आगे के लिए और इन्वेस्टमेंट्स इसमें ग्रो होंगी, और ग्लोबल रेगुलेशन जो डेवलप हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, सिंगापुर हमने देखा, उस तरह की रेगुलेशंस इंडिया में भी आनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। अविनाश, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, वी वर स्पेक्युलेटिंग अबाउट द रेगुलेशंस, वेल वी स्टिल आर स्पेक्युलेटिंग अबाउट द रेगुलेशंस, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस सबके बावजूद एक सेंटिमेंट जो मार्केट में है, एंड जिस तरीके से सभी ने उसके बारे में कहा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन हमारी पिछली बार की बात से अब तक के बीच में एक रेगुलेशन को लेकर और बिल को लेकर भी काफी बात हो रही थी, लेकिन डिस्पाइट दैट इन्वेस्टमेंट भी आया है मार्केट में। हाउ डू यू लुक एट व्हाट हैज हैपेंड? Avinash, is it just me? I can't hear you. Sorry, मैं म्यूट पे था एक्चुअली। तो एक्चुअली 2-3 एस्पेक्ट हैं इसके। देखिए, पहले तो जो आई थिंक वरुण ने बोला कि 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं इस फील्ड में। बट इसमें एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि जो क्रिप्टो है वो आई थिंक वर्ल्ड का पहला एसेट क्लास है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर पहले आए। तो मैं तो इस इंडस्ट्री में 2017 से हूँ, मेरे कुछ दोस्त उससे भी पहले से हैं। तो वो लोग 2017 उससे पहले रिटेल इन्वेस्टर ही होता था, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई कंपनीज कभी इन्वेस्ट नहीं करती थी। तो वो सारे रिटेल इन्वेस्टर थे, उन्होंने बिलीव करा टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसमें इन्वेस्ट करा। 2020 के बाद ऑब्वियसली काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन, 2021 में अगर हम देखें खासकर को काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं, काफ़ी जो उसका एडॉप्शन है वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ा, वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रेगुलेटरी जो चेंजेस हुए हैं, जो रेगुलेटरी साइड पे जो एक तरीके का एक्सेप्टेंस आज की डेट में आ रहा है ग्लोबली क्रिप्टो में, वो उतना पहले नहीं था, वो था लेकिन उतना नहीं था। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरा जो आई थिंक जैसे आई थिंक सम्राट ने बोला कि हम तो सिर्फ एक्सचेंज है एक्चुअली, हम तो एक तरीके से मिडल में बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई किसी को बिटकॉइन बेचना है, किसी को खरीदना है। और अगर एक्सचेंज जो है आज की डेट में इंडिया में $1 बिलियन $2 बिलियन की वैल्यूएशन पे वो लोग फंड रेज कर रहे हैं, तो जो रियल अंडरलाइंग एसेट है, जो बिटकॉइन है, जो ईथर है, जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी की, उसका आप देखिए कितना बड़ा वैल्यूएशन होना चाहिए या कितना अडॉप्शन होना चाहिए जो एक्चुअली में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो वंस इन ए लाइफ टाइम जो एक इनोवेशन होती है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इंटरनेट से भी बड़े होने वाली है, जिसकी एक ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव्स भी हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो एक तरीके से स्टार्टअप अगर आप देखें तो उस तरह की होती है, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ अच्छा टाइम आता है, कुछ खराब टाइम आता है। तो वो इससे भी एसोसिएटेड है। पर मुझे लगता है कि अब आई थिंक हम लोग एटलीस्ट इंडिया में भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। गवर्नमेंट काफ़ी आई थिंक नेगेटिव से न्यूट्रल टू पॉजिटिव पे आई है और लगता है कि पॉजिटिव तरह से रेगुलेशन आएगा। उम्मीद तो सब यही कर रहे हैं, जो लोग फेंस पे बैठे हैं उनकी भी यही उम्मीद है कि भाई रेगुलेशन जब आए तब हम करें, और फोमो उनको भी हो रहा है कि ये टाइम है अभी हम कर लें इन्वेस्ट, की थोड़ा रुकें कि रेगुलेशन आए। लेकिन अर्जुन, मैं आपके पास आ रही हूँ अगले सवाल के साथ कि एक लेमन के लिए
उनकी समझ के लिए अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? एंड बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग दैट, आई अगेन रिपीट फॉर आवर व्यूअर्स भी, आप जो लोग जुड़े हुए हैं, यह आपका मौका है आपके पास में, हमारे पास में 4 बहुत ही एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछने का, तो जल्दी से आप अपने सवाल लिखें। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी that you know I completely give you all the information that you're seeking. Yes, Arjun, please go ahead. तो अविनाश जी ने एक्चुअली बहुत अच्छी तरह पॉइंट आउट किया कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि एक्चुअली एक अब प्रोटोकॉल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक अगर इसको इक्वली इंटरनेट के जमाने का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम इंटरनेट में ही इन्वेस्ट करें, ना कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करें, बट कि बेसिक फाउंडेशनल लेवल पे हम प्रोटोकॉल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे गेन्स कर सकते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसका डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा इन्वेस्टर भी डिसाइड कर सकता है कि प्रोटोकॉल किस डायरेक्शन में जाए, चाहे वो उस डायरेक्शन में जाए या ना जाए, बट वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, उसको एक आवाज मिल जाती है, ना कि ही वो रिटर्न्स मिले एक हाई लेवल पे, बट उसको गवर्नेंस में भी एक्चुअली पावर्स आ जाते हैं, जो पहले इन्वेस्टर प्रोटेक्शन उतने लेवल तक नहीं था। जैसे हमारे पास माइनॉरिटी प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं, जिसके वजह से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास आवाज दी जाती है, बट अब नए गवर्नेंस टूल्स और यूटिलिटी टोकन्स एंड वोटिंग राइट्स से और डाउस की तरफ जाते हुए आप गवर्नेंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कंपनी किस तरफ जा सकती है, क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अभी एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अब बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे मेन तरीका है प्रोटेक्ट करने का, डू योर ओन रिसर्च। हर एक निवेशक को अपना ही रिसर्च करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो एक प्रोटोकॉल हो, चाहे वो एक कंपनी हो जो उस पर बिल्ड कर रही हो। अपना रिसर्च अच्छी तरह बेखूबी से करना चाहिए, और जितना मटेरियल भी देख सकते हैं, चाहे वो कंपनी का वाइट पेपर हो, कंपनी की टीम हो, कंपनी का ब्लॉग हो, उनका प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग प्योरली आउट ऑफ कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला। तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च, दैट इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले इस एसेट क्लास में, क्योंकि वॉलेटाइल जरूर होगा बट प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। अर्जुन, आप कुछ ऐसे लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, या कोई किताबें हो या कोई वेबसाइट्स हो? क्योंकि ये एक चीज हमारे पास में कई बार सवाल आता है दैट वेयर डू आई फाइंड माय इंफॉर्मेशन फ्रॉम, और वेयर डू आई फाइंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑन। सो if there are a few websites या आप कोई किताबें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, of course I think the first place that every person entering the space should start off और शुरू करना चाहिए है वो बिटकॉइन वाइट पेपर है सतोशी नाकामोटो का। वहां से शुरू करके आप और इस स्पेस में जा सकते हैं, फिर इथेरियम के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। निक साबो का एक बहुत बढ़िया पेपर है जो काफी समय पहले लिखा गया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके एप्लीकेशंस पे। वहां से शुरू करके आप कंपनीज के और प्रोटोकॉल्स के प्राइमरी वेबसाइट्स पे जाएं, उनके ब्लॉग्स पढ़ें, उनके पॉडकास्ट देखें कि उनके इंजीनियर्स क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट पे जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी काफी हद तक एक इन्वेस्टमेंट थीसिस पुश करते हैं। तो प्राइमरली आपको क्या करना चाहिए, पहले एजुकेट करना चाहिए अपने आप को इस स्पेस के बारे में, और फिर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में देखना चाहिए, और फिर उनके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में चाहे वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हो जो यूजुअली इंजीनियर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं इस स्पेस में, उनको फॉलो करिए। ट्विटर एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है और बहुत डेंजरस रिसोर्स हो सकता है। So half knowledge is the most dangerous thing in the world, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, and especially in investing, you should have a good understanding of the protocol, and the best place to start is उनके वेबसाइट्स पे और उनके white papers के थ्रू, उनके फाउंडर्स के इंटरव्यूज देख के, that would be a very good place to start. ग्रेट। और अब हमारे पास में कुछ सवाल भी आ रहे हैं। राकेश राउत हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ में, एंड ही इज आस्किंग देयर आर अ लॉट ऑफ MLM concepts in Bitcoin, are they advisable? Varun, would you like to take this question? Yes, surely. MLM concepts in Bitcoin, I think this has been one of the biggest controversies and criticisms
ऑफ बिटकॉइन की एक MLM स्कीम की तरह वर्क करता है कि हमेशा नेक्स्ट इन्वेस्टर प्रीवियस इन्वेस्टर को पे ऑफ करे। इसमें 2-3 लीगल एंगल से मैं चीजें बताना चाहता हूँ। पहला, इंडिया में MLM स्कीम हाईली रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया में अगर आप देखें तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पहली बात ये। दूसरी बात ये, बिटकॉइन इस तरह के प्रोटोकॉल्स पे नहीं चलता। बिटकॉइन डिफरेंट है। बिटकॉइन के लिए जैसे अभी स्पीकर ने बोला कि आप सबसे पहले उनका व्हाइट पेपर पढ़ें और समझें कि वो टेक्नोलॉजी क्या है। वो टेक्नोलॉजी MLM पर बेस्ड नहीं है, वो टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन पर, और वो टेक्नोलॉजी इस चीज पर बेस्ड है कि आप अगर एक आइडिया है, अगर एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें और डिस्ट्रीब्यूट करके ग्लोबल लेवल पर जितने भी नोड्स हैं वो सारे लोग डिसीजन लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक ग्रुप बनाया, उन ग्रुप से आपने कुछ पैसा लिया, अगले ग्रुप पे गए और पिछले ग्रुप को पे ऑफ कर। MLM बिल्कुल डिफरेंट है और बिटकॉइन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये एडवाइजेबल है या नहीं है तो मैं स्पेसिफिकली ये बातचीत करना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी था, उसका व्हाइट पेपर पढ़ें, समझें। उसके बाद अगले जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, इथीरियम जो बना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में रिसर्च करें। मैं लीगल एंगल से अगर आपको बोलूं तो US की SEC पर बहुत सारे इसमें उनकी तरफ से नोटिफिकेशंस हैं और जजमेंट्स हैं। यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं ऑफ कोर्स, और सारे भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी एकेडमी लॉन्च करते हैं जिसमें आप सीख सकते हैं। लेकिन लीगल एंगल से अगर आप देखें तो हमेशा गवर्नमेंट ऑथराइज रिसोर्सेज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल सेंटर, सिंगापुर का एक्रा और SEC, USA का SEC और यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ से जो आपको मैक्रो लेवल गवर्नेंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको किसी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट से नहीं मिलता। तो अगर आप इन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लीगली भी इन चीजों को का अवेयरनेस होनी चाहिए। Samrat, you want to add a point to that one? Sure. So first of all, Varun, great points. You know, आपने काफी अच्छे sources suggest किए. I'm sure viewers will gain a lot from these sources, and especially you know the kind of ये जो initiative है जिस पे हम लोग आज मिले हैं, इस तरह के initiatives, you know, if a media house is running, this is amazing. And since you decided to do it in Hindi, I'm so sorry I'm speaking in English, but आपने हिंदी में करने के लिए कोशिश इसीलिए करी so that ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को एक्सेस कर सकें और समझ सकें। जहां तक बिटकॉइन का क्वेश्चन था, इसके ऊपर मेरा भी एक रिस्पॉन्स है, विच इज मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके यू नो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं, व्हेन आई से पकड़ते हैं, इट इज लिटरली इन्फ्लुएंसिंग देम इन द रॉन्ग वे। सो दे विल गेट देम इन अ रूम एंड दे विल से कि यू नो मेरे पास बिटकॉइन की एजेंसी है और आप मेरे अंदर इन्वेस्ट करिए, और या तो वो किसी माइनिंग पूल में वो पैसे डाल रहे होते हैं एंड देन दे हैव अ चांस कि दे विल अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। उनके पास मतलब कोई श्योरिटी नहीं है उसमें से पैसे कमाने की। 2016 से या उसके भी पहले से शायद मैं ऐसे वाले केसेस बहुत ज्यादा सुनता आया हूँ, जिसमें कि लोग यू नो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं या फिर इस तरह के फोरम्स में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपसे ये कोई कहता है कि आप मुझे पैसा दीजिए और मैं बिटकॉइन जनरेट करूंगा, या मेरी बिटकॉइन की एजेंसी है, या मैं सर्वर्स बाय करूंगा जो कि बिटकॉइन माइन करेंगे, तो आप प्लीज ऐसी स्कीम्स में ना पड़िए। ये मेरा ओपिनियन है इस क्वेश्चन के बारे में। इंटरेस्टिंग। एक सवाल और आया है अभी, कृणाल पटेल हैं, उन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लगा, वेयर डू यू सी क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया आफ्टर 10 years? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग अभी ये सोच रहे हैं कि भैया 10 साल बाद जो है ये सब चीज ठीक हो जाएगी, रेगुलेशन जो है वो आ जाएगी, लेकिन when we talk about the next 5 years, the next 10 years, where do you see the regulation bit? And maybe Varun, you can take that, and then I'll come to all of you to figure कि आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा ये बन जाएगा तब तक, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें कितना होगा। 10 साल बहुत आगे की बात है, लेकिन चूंकि कुणाल थोड़ा सा वो क्रिस्टल बॉल गेजिंग करना चाह रहे हैं, आई एम गोना इंडल्ज हिम। सो वरुण, गो अहेड फर्स्ट। Surely. So one, first of all, I'm a pure believer in blockchain technology. So I feel 10 years down the line, I think उससे पहले ही हो जाएगा ये। 5 years में सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज कहाँ पे पहुंचेगी। मैं आपको 2 रेफरेंसेस देना चाहूँ। पहला रेफरेंस ये है
कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 में एक उनकी जो फाइनेंशियल सेंटर की जो कमेटी है उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सिटीज आपको बनानी है तो वो ब्लॉकचेन्स और उसके लिए क्रिप्टोज यूज करके ही आप बना सकते हैं। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इन दिनों डिस्कस कर रही है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके बिटकॉइंस या कोई भी क्रिप्टोज को माइन करें तो उसके लिए टैक्स की एग्जम्पशंस मिलनी चाहिए और उसके लिए आपको कैपिटल गेन्स का टैक्स नहीं देना। इसकी डिस्कशन चल रही है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। एक तो दूसरे एंगल से अगर मैं देखता हूँ तो दुबई की जो फ्री जोन्स पे डीएमसीसी सेंटर है, वो डीएमसीसी सेंटर एक स्पेसिफिक क्रिप्टो स्पेसिफिक हब बनाना चाह रही है, जिसमें सारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स आप अपने आप को रजिस्टर, लिस्ट, लाइसेंस करके आपको वहाँ के जो सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल है वहाँ से लाइसेंस होकर आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं लीगल एंगल से चैलेंज देखूं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, आप उसमें मार्केटिंग देख पाते हो, उसके ट्विटर हैंडल्स हैं, लोग हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता वो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, और अगर कोई डिफॉल्ट हैक कुछ भी चैलेंज हो जाए तो आपको ये नहीं पता कि उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। तभी अगले 5 सालों में जब मैं ये देखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलपमेंट्स हैं, दुबई में जो डेवलपमेंट्स है, फ्री जोन, डीएमसीसी स्पेसिफिकली, वायोमिंग अगर मैं स्पेसिफिक एक बात करूं जो कि छोटा सा एक स्टेट है यूएस में, उन्होंने अभी एक रीसेंट लॉ पास करा है जुलाई 2021 में, जो ये कहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड दे आर अलाउइंग एलएलसीज, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, टू रन प्योरली एज डाउस। इसका मतलब ये है कि आपको लोगों की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके कंपनी रन कर सकते हैं। वो पीपल विल गेट रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक और उन्होंने लॉ चेंज करा और बोला कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग इक्वेटेड विद फिजिकल टेंजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि आप जो फिजिकल नोटराइज कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं और कोर्ट में जाके जो सबमिट करते हैं वो इक्वल माने जाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके जैसे। जब ये डेवलपमेंट्स ऑलरेडी वर्ल्ड में चल रही हैं तो मैं मानता हूँ 10 साल नहीं, 5 साल के अंदर ही हम इंडिया में भी सिमिलर चीजें देख पाएंगे। बहुत बेहतर। अविनाश, एक सवाल आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सचेंज इन क्रिप्टो? देख, हमारा तो एक्सचेंज का जो रोल बहुत सिंपल है। हम लोग बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक तरीके से हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से जैसे जो रोल एक स्टॉक एक्सचेंज का होता है, अगर हम शेयर मार्केट के नज़रिए से देखें, वही रोल हम लोग अदा करते हैं एक क्रिप्टो मार्केट में। दूसरा जो हम लोग रोल लगा करते हैं वो करते हैं कि क्योंकि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ये एक तरीके से P2 में भी हो सकता है, वो हम जो रोल अदा करते हैं वो है एक तरीके से थोड़ा रेगुलेट करना मार्केट को, एक तरीके से ये इंश्योर करना कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं हमारे एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि जो रेगुलेशन है आज की डेट में नहीं है। तो इसलिए एक्सचेंज की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बेयर मिनिमम जो सेल्फ रेगुलेशन है वो हम लोग फॉलो करें, और जिससे ए फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, बी जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि फंड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स फ्लो हो रही है। आई थिंक जब उसमें हम लोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं आज की डेट में। और एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, बिकॉज रेगुलेशन हमेशा बाद में आता है, रेगुलेशन जब आएगा हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है उससे ज़्यादा लगे, बट उससे पहले हमको इंश्योर करना है कि कोई इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, और कोई इलीगल एक्टिविटी या जो अनडिजायर्ड एक्टिविटी है वो किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर सकें, उसको एलिमिनेट कर सकें। सम्राट, आप कुछ कहना चाहेंगे? Absolutely, Mugdha. So I think मैं कोशिश करता हूँ दोनों क्वेश्चंस को टच करने की। वन इज 10 साल में क्या होने वाला है। आई थिंक एक चीज जो जरूर होने वाली है विच इज एक्सचेंजेस जो हैं वो बैंक्स का स्टेटस एंजॉय करेंगे। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं एज एन एक्सचेंज, एज अ स्ट्रेटजी फॉर देमसेल्व्स, बट एक वो बैंक्स का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट मीन्स दैट रिटेल इन्वेस्टर्स विल वो अपने क्रिप्टो करेंसीज लाएंगे और वहां स्टोर करेंगे, एंड दे विल वांट टू हैव लोन्स
etc. coming out. You can see Coinbase और Binance उस direction में जा रहे हैं बहुत rapidly. The other side can be exchanges enjoying, जैसे कि अभी भी हमने सुना कि to an extent market regulate हो रही है. So KYC is a must to get onto exchanges. Exchanges ने आपस में ही regulation ये add कर लिया है खुद के लिए कि we will only allow people who are KYC, and if there are other exchanges तो वो गवर्नमेंट उनको पहले टारगेट कर सकती है कि these are exchanges which are allowing anybody to come and do their thing. तो सबसे पहले तो ये मुझे लगता है. दूसरी चीज जो 10 साल की बात है वहां तक मैंने जो सोचा है वो मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर कर सकता हूँ. आई विल आल्सो टच अपॉन लिटिल ऑन द एक्सचेंज साइड एज वेल. सो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है देयर आर एब्सोल्युटली टू पार्ट्स टू इट. For blockchain and cryptocurrency to be used in one sentence, it is not the right way to look at it. क्योंकि blockchain के अपने आप में use cases बहुत हैं, applications बहुत ज्यादा हैं. कोई कहता है कि blockchain, अब ये भी एक तरह से investor initiative, ये education ही है कि कोई अगर ये कहता है कि blockchain पे regulation हो रही है तो blockchain पे regulation नहीं हो रही है. ये वैसा होगा कहना कि मैंने Java और SQL के ऊपर regulation कर दिया. तो कोई उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर रेगुलेशन नहीं कर सकता. सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ गैम्बलिंग वेबसाइट जो कि इलीगल हो सकती है, और सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट IRCTC which everybody has enjoyed, right? So इस कहने का मतलब ये कि सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझना है कि उससे टोकन्स क्रिएट हो सकते हैं, और जो कि वरुण ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि स्मार्ट सिटीज में बहुत अच्छे यूज केसेस हैं which can be implemented. उनमें से कुछ एक यूज केसेस पे मैंने भी काम किया अपने पास्ट एक्सपीरियंस में. And then the investor should look at the other side, which is cryptocurrency. तो cryptocurrency मेरे हिसाब से सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की. So we should look at कि cryptocurrency कैसे इन्वॉल्व होगी. So while we are debating and discussing, there are thousands of cryptocurrencies which have been listed, created. इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि कैसे वो करेंसीज चेंज हो रही है, ट्रेंड्स क्या हैं. तो अब कुछ करेंसीज हैं जो सिंक कर जाती हैं, और कुछ जो है वो फ्लोट कर रही हैं, जो चेंज हो रही हैं. तो जो चेंज हो रही हैं वो मार्केट और रेगुलेशन और अपनी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से चेंज हो रही हैं, और जो नहीं हो रही हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिसके फाउंडर्स को अरेस्ट भी किया गया है या फिर बैन किया गया है कंट्री से, ज्यूरिसडिक्शन से. उनके इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब गया है. वो वाले केसेस भी हो चुके हैं और लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं. तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि उसकी अंडरलाइंग क्रिप्टो करेंसी की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, वो यूटिलिटी क्या है. और मुझे लगता है कि 10 साल में जो आज रेट है, जिस रेट से नई क्रिप्टो करेंसीज पैदा हो रही है, वो नहीं होगी. सो इम्पोर्टेंटली मेरे हिसाब से दे विल बी लार्जर प्लेयर्स. सो एक तरह से एक कन्वर्जेंस का टाइम आएगा जब वो कंसोलिडेशन होगा और कुछ बड़ी करेंसीज इमर्ज होकर बाहर आएंगी. वो कौन सी होंगी ये मैं आज नहीं कह सकता, बट कन्वर्जेंस जरूर होगी. So these are 2 or 3 things which I see जो 10 साल के अंदर होती हुई नजर आती हैं आज के हिसाब से. And third thing which is definitely DAOs. जो DAOs की बात हमने थोड़ी कुछ responses में आई है, decentralized autonomous organizations. I think that is something which investors should also know about. कई बार आप utility tokens के white papers में पढ़ेंगे इस नाम को. So DAO is nothing but an organization which can run on itself based on certain rules. And if a rule change is required, then you need there is absolute democracy. You need 51% votes to change anything on a DAO, or you need to have जो कि आज बोर्ड मेंबर्स रोल अदा करते हैं किसी भी कंपनी में, आपको उस तरह के डेजिग्नेटेड लोग बनाने पड़ेंगे उस डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी. बट ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के ऊपर नहीं चलेंगी, ये ऑर्गेनाइजेशंस प्योरली टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेंगी. सो एनीबडी हु इज डूइंग एनीथिंग विल गेट रिवॉर्डेड बाय वर्च्यू ऑफ द रूल्स बीइंग रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट. सो सपोज करिए, एंड मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ. सपोज एक मार्केटिंग एजेंसी है और उसने डाओ के लिए कोई मार्केटिंग असाइनमेंट किया है, वेरी सिंपल एग्जांपल, और उसको मार्केटिंग के आउटकम्स के हिसाब से दे गेट पेड. And whether to hire that agency or not is a decision which can be taken in a democracy with the governance token of that. Just an example.
सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आज भी डाउस क्रिएट हो रहे हैं और टोकन्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड आई थिंक हमने स्टार्ट वहीं से किया था. दिस इज द राइट टाइम फॉर एनी इन्वेस्टर टू गेट इन एंड लाइक बिकम अ स्पॉन्सर ऑफ द प्रोटोकॉल. इट विल बी लाइक मैंने ईमेल के प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट कर दिया, या मैंने वर्चुअल ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है, WebRTC इज द प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड फॉर creating web conference software. So मैंने WebRTC के creation में invest कर दिया. If you invest on a token like that. Over to you, Mukta. Right. No, I wanted to speak to Varun about this. Varun, exchanges के role के ऊपर मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रही थी. You have seen, your work is niche and you see a lot of participants from several countries. Exchange के role को आप किस तरह से देखते हैं? एक्सचेंज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर से वही लीगल और रेगुलेशन के एंगल से अगर बोलूं तो मुझे लगता है कि कोई भी देश अगर क्रिप्टोस को लेकर रेगुलेशन बनाना चाहता है तो उनको सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस है, सबसे फर्स्ट फोकस जो रेगुलेशन का होना चाहिए वो होना चाहिए टू डिफाइन प्रोटोकॉल्स, डिफाइन गवर्नेंस मैकेनिज्म्स फॉर एक्सचेंजेस, नॉट फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. ये चीज, ये मेथड ऑफ रेगुलेशन हमने सिंगापुर के लॉ में देखा, और वो बिल्कुल सही अप्रोच है रेगुलेशन को लाने के लिए किसी भी देश में. तो सिंगापुर का अगर हम एग्जांपल देखें तो उन्होंने क्या करा, एक फॉर्म 1 क्रिएट करा जिसमें उन्होंने बोला कि कोई भी एक्सचेंज जो अभी चल रहा है वो आए हमारे पास, हम उनको पूरा उनका प्रोटोकॉल समझेंगे, उनका हम कोड को ऑडिट करेंगे, एक एक्सटर्नल ऑडिट एजेंसी ऑडिट करेगी, ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें कोई रखपूल या इस तरह के कोई चैलेंजेस ना हो, और गोइंग फॉरवर्ड हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर हम आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे. वो प्रोसेस ऑलरेडी सिंगापुर में शुरू हो चुका है. इससे क्या होता है कि अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ऐसे एक्सचेंज के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें जो चीटिंग के चार्जेस हैं या चीटिंग के चैलेंजेस हैं वो चीज खत्म हो जाती है. और ये गवर्नमेंट की तरफ से फोकस सही है, क्योंकि आप 2 करोड़ 10 करोड़ लोगों को इंडिविजुअली रेगुलेट करके ये डिटरमिन करना कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है. तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसीजर्स लेके आए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए, जिसमें बिल्कुल सही स्पीकर जो कह रहे थे कि हमारे पास KYC के प्रोसीजर्स होने चाहिए, हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीजर्स होने चाहिए. और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये प्रोसीजर्स ऑलरेडी सजेस्टिव बेसिस पर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जा सकता है, और जो कि सिंगापुर ने अपने थोड़ा कस्टमाइज करके वो अडॉप्ट करेंगे. तो रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट स्टेप. पोस्ट दैट ऑटोमेटिकली द रिटेल क्राउड गेट्स इनडायरेक्टली रेगुलेटेड. अभी जब हम क्रिप्टो का बिल जब फरवरी 2021 में इंडिया में भी आया था तो उसपे अभी फोकस थोड़ा गलत था, मुझे ऐसा लगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारा फोकस था रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना कि उनका क्या होल्डिंग्स है, उनकी होल्डिंग्स के बेसिस पर हम कुछ इनकम टैक्स के नोटिसेस हम देखते हैं जो फ्लोट कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में, जिसमें उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर से पूछा कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करा, क्यों इन्वेस्ट करा, किस कौन से एक्सचेंज में था. वो आई थिंक थोड़ा सा फोकस गलत है. अगर आप ग्लोबल रेगुलेशंस के एंगल से देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज है. यूके की HMRC जो कि इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इक्विवेलेंट है, उन्होंने भी जो रेगुलेशंस लेके आए, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये लिखा कि हम ये प्रोटोकॉल बना रहे हैं और आपने अगर कोई भी ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट करना है तो हम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, और उस पर क्रिप्टो के जो टैक्स की कंप्लायंसेस है वो भी जिक्र किया गया है HMRC की वेबसाइट पर. तो इन सब ग्लोबल प्रोटोकॉल्स को देखकर इंडिया अपनी सिमिलर रेगुलेशंस बना सकता है. मैं एक बार फिर से आप सभी का अटेंशन जो है वो लेमन की तरफ लाती हूँ. ये तो हमने रेगुलेशन की बात की, हमने थोड़ी क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी करी और 10 साल का भी हमने सूरत हाल थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की. लेकिन अर्जुन, इफ आई कुड आस्क यू, अभी वो जो लोग जो पेरिफेरल पे हैं, जो आना चाहते हैं मार्केट में, जिन्हें लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी तरीके की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ऐसे लोगों को कौन सी करेंसीज जो हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या उन्हें ये कैसे पता करना चाहिए कि इसमें लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, क्योंकि क्रिप्टो वॉलेटाइल मार्केट तो है, और ये भी कहा जाता है कि उतार चढ़ाव जो है वो बाकी दूसरे मार्केट से अलग है. तो व्हाट विल योर एडवाइस बी फॉर समबडी व्हेन दे आर लुकिंग एट अ सर्टेन करेंसी? So the primary thing is क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग में आने से पहले जो भी निवेश कर रहे हैं उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये एक पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो बनेगा, चाहे वो 10% का भी 10% हो जिसमें रिस्क आप सबसे ज्यादा रिस्की एसेट लेना चाहते हैं, तो एलोकेशन पहले आप अमाउंट पहले थोड़ा कम एलोकेट कीजिए. उसके बाद मैं एडवाइस करूंगा
मैं हर किसी को ये एडवाइस करता हूँ, दो ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले मेजर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करें। आप पहले वहां से आप अपना इन्वेस्टिंग एपेटाइट और रिस्क एपेटाइट आपको पता चलेगा। जैसे बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हो जो इस स्पेस के लिए इंटेग्रल हो, उनको उनमें इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चेन लिंक एक ऐसा सोल्यूशन है जो हर एक प्रोटोकॉल में लिंक किया जा रहा है, जो हर एक कंपनी यूज कर रहा है। बेसिकली एक डेटा ऑरेकल है, इससे प्राइस का पता चल जाता है, या बहुत अलग अलग फैक्टर्स और यूज केसेस अभी इमर्ज हो रहे हैं। जैसे चेन लिंक का एक टाई अप हुआ है एक वेदर कंपनी के साथ, ताकि वो इंसेंटिवाइज कर सकते हैं लोगों को रियल टाइम में एक्यूरेट डेटा देने के लिए, वेदर प्रेडिक्शन के लिए। और वो बहुत एक्चुअली हेल्प कर सकता है, नॉट ओनली इन जस्ट कि आपको छाता लेना चाहिए बाहर या नहीं, क्रॉप्स की कौन से साइकिल में, कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में आपको प्लांट करना चाहिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो ऐसे कंपनीज जिनके एक्चुअल यूज केसेस डेवलप हो चुके हैं और एक्चुअली आप इनका देख सकते हैं कि ये यूटिलाइज हो रही हैं प्रोटोकॉल्स, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि ऐसे इन्वेस्टमेंट देखे कि जहां मेरा 100x रिटर्न हो तो देखता हूं कि कौन सा डेवलप हो रहा है, उसमें रिस्क मेरा और बढ़ा के इन्वेस्ट करूं, वो नहीं करना चाहिए। पहले अपना पोर्टफोलियो साइज स्मॉल रखना चाहिए, उसके बाद जो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स है उनमें इन्वेस्ट करके फिर एज यू गेट मोर कंफर्टेबल विद द स्पेस, जैसे जैसे आप इस स्पेस के बारे में और पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस किस प्रोटोकॉल से बन रहे, उस हिसाब से आप अपना मनी एलोकेट कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली अपना टाइम एलोकेट कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए कि मैं अपना पैसा कहाँ एलोकेट करूँ। राइट अविनाश, ये तो बात अर्जुन ने बताई अबाउट हाउ डू यू स्टार्ट, व्हाट डू यू लुक एट, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपने कितना रिसर्च किया है, और आपके पोर्टफोलियो का आप कितना हिस्सा रखना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करें कि कौन सी करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो कि रेगुलेशंस को लेकर काफी डरे हुए हैं, एम्बिग्विटी है, लेकिन हमेशा ये भी कहा जाता है कि सरकार अगर कुछ नहीं बोल रही है, इट कुड बी somewhat good news, कि it shouldn't be looked at as bad news. तो सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से बातचीत की है, क्या कुछ इंडिकेशंस आपको मिले रेगुलेशन को लेकर? और वो लोग जो कि अभी केवल रेगुलेशन के लिए रुके हुए हैं और उनको फोमो भी बहुत हो रहा है कि भाई अभी अगर नहीं किया और फिर मार्केट ऊपर नीचे हो गया और हम रेगुलेशन का ही वेट करते रह गए, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? तो मैं 2-3 एक्चुअली पार्ट में इसको आंसर करूंगा। सबसे पहले आई थिंक, और ये काफी एक्चुअली अब काफी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बट काफी टाइम तक मीडिया में या जनरल पब्लिक में या काफी इवन जो एक्सपर्ट हैं उनमें एक तरीके का ओपिनियन था कि क्रिप्टो इलीगल है इंडिया में। तो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो कभी भी इंडिया में इलीगल नहीं हुआ। इवन जो आरबीआई की रेगुलेशन आई थी उसमें भी क्रिप्टो को इलीगल नहीं बोला गया था, उसमें बोला गया था कि बैंक जो है वो क्रिप्टो में डील नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा रिस्की एसेट है। तो कभी भी इलीगल नहीं था। और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में जो गवर्नमेंट का जो थिंकिंग है वो काफी चेंज हुआ है। वो प्योरली नेगेटिव से अब मुझे लगता है कि काफी एजुकेशन हर लेवल पे बढ़ा है और काफी सारे पॉजिटिव यूज केस जो हमने कम्युनिकेट करे हैं गवर्नमेंट को या बाकी लोगों ने कम्युनिकेट करे हैं, तो वो जैसे मैंने बोला कि काफी न्यूट्रल टू पॉजिटिव में आया है वो जो। तो मुझे लगता है कि कम से कम उस फियर से इन्वेस्टमेंट को नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आपको लगता है कि एज ए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सॉलिड टेक्नोलॉजी है तो इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगेन किसी भी नई चीज में बहुत सारे जैसे को बोलते हैं कि अनवांटेड एलिमेंट्स या अनवांटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो विच आर नॉट गुड, वो भी आते हैं। तो अपने आप को एजुकेट करके करना चाहिए। एज पहले किसी ने बोला कि बड़ी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन ईथर जो है, जो जिसको हम ब्लू चिप बोल सकते हैं शेयर मार्केट के पैरेलल्स में, उनमें करना चाहिए। छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है गवर्नमेंट जो रेगुलेशन है वो इवॉल्व होगा। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में देखें, इंटरनेट से लेकर P2P लैंडिंग से लेकर हर एक चीज में रेगुलेशंस इवॉल्व हुए हैं और मुझे लगता है इसमें भी इवॉल्व होंगे रेगुलेशंस। तो उसको देख के एटलीस्ट
अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और मुझे एक्चुअली अगर 2 मिनट दें तो मेरे को भी कुछ क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो मैं एक्चुअली कुछ पॉइंट्स लेके थे। Please go ahead. देखिए जो क्रिप्टो है ना, वो अगर हम देखें टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। जो लोग बोलते हैं कि ये पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 साल 12 साल से बिटकॉइन है और जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है। उसको कैसे यूज करना है वो हमको देखना है। दूसरा, इसमें अगर देखें क्रिप्टो में कि अगर हम शेयर मार्केट और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे शेयर होल्डर जो यूजर है वो एक ही है, वो मिले हुए हैं। मैं शेयर होल्डर भी हूँ उस कंपनी का और मैं यूजर भी हूँ उस कंपनी का। और उससे जो इनोवेशंस आती है वो दूसरे लेवल पे आती है। मतलब अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अगर सोशल मीडिया में अगर आप देखो, आज की डेट में सेंट्रलाइज सोशल मीडिया है, और अगर आप उस सोशल मीडिया के यूजर हो और उसके लिए आप कंटेंट क्रिएट करते हो और आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो एक तरीके से वो आपके फॉलोअर्स नहीं है। आप किसी भी रीजन से आपको उस सोशल मीडिया से निकाला जा सकता है। बट अगर इसी को हम इन्वर्स करें और ये डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में सोशल मीडिया आए, जहां पे आप एक्चुअल में ओनर हो और जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आपका कंटेंट है फॉरएवर, तो आप देखिए कितना ज्यादा उसमें इनोवेशंस आएगा और कितना ज्यादा वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि आज की डेट में हम लोगों को कुछ यूज केसेस पता है, बट 90% जो यूज केस है हमें अभी एक्चुअली सोच भी नहीं सकते कि क्या यूज केस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट से अगर हम कंपेयर करें, जब इंटरनेट चालू हुआ था तो किसने सोचा था कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रियल टाइम पे बात कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि उस लेवल की टेक्नोलॉजी है और इसका इम्पैक्ट उससे काफी ज्यादा होने वाला है। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो प्राइस का कुछ मतलब क्या प्राइस होगा वो मैटर नहीं करता है एक्चुअली। इंटरेस्टिंग। और क्या आपको लगता है अविनाश, दीपक बेदी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्रिप्टो फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे अपने will institutions allocate crypto funds and invest like retailers? I think institutional funding की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात है। तो आपके 10 साल वाले प्लान में तो काफी आगे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इंडिया में अभी आप इसको होता देख रहे हैं, होगा? मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा हो रहा है, और जो मुझे लगता है फोमो जो है वो इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा है रिटेल इन्वेस्टर्स से। तो रिटेल इन्वेस्टर्स तो पिछले 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट कर ही रहा है। ओके, जो इंस्टीट्यूशंस है वो पिछले 1-1.5 साल से 1 साल से स्पेशली आना शुरू हुए हैं, तो वहां पे ज्यादा फोमो है। और अगेन जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन साइड में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक तरीके से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से ऑब्वियसली काफी सारे फेल होंगे, कुछ सक्सीड होंगे। तो ये पूरा जैसे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो टेक्नोलॉजी स्पेस में, वो उस तरीके का है क्रिप्टो इकोसिस्टम में आज की डेट में। Varun, would you like to add something to that? Yes, surely. So जब हम इंस्टीट्यूशनल लेवल इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो इंस्टीट्यूशनल लेवल इन्वेस्टर्स कहीं और से और अपने लिमिटेड पार्टनर्स से, अपने इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं और वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक जवाबदेही बनती है अपने इन्वेस्टर्स को लेकर। तो जब हम VC फंड्स, PE फंड्स को देखते हैं, वो जरूर इस स्पेस को देख रहे हैं। जब ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं तो ये ऑलरेडी उनके बहुत सारे लॉन्च पैड प्रोग्राम्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स है या एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपको ग्रांट्स या फंडिंग भी मिल रही है टू बिल्ड ऑन सर्टेन प्रोटोकॉल्स। 1-2 एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो नियो प्रोटोकॉल है जैसे, या बायनांस एकेडमी है, उसके साथ साथ आपको ये वो बोलते हैं कि अगर आपने हमारा प्रोटोकॉल यूज करा और कुछ यूज के जेन्युइन बनाया तो आपको हमारी तरफ से ग्रांट्स मिलेगा। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल इन्वेस्टर्स नए तरीके के प्रोजेक्ट में जरूर पैसा लगा रहे हैं। इंडिया में जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा स्लोनेस इसलिए है क्योंकि अभी हम सेमी रेगुलेटेड है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेकर, लेकिन उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लेवल इन्वेस्टर्स जरूर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में आने वाले वक्त में पैसे लगाएंगे, और ना सिर्फ क्रिप्टो वाले प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम ये पूरा इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह से 2015 में हमने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान देखने के बाद इंडिया में एक बूम आया, एक बहुत सारे लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक अलग नजरिए से देखना शुरू करा और स्टार्टअप्स ने एक नीश मार्केट उनकी बनी। सिमिलरली
मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए भी अलग से एक मार्केट देख पाएंगे जब इंस्टीट्यूशनल ग्रेड कैपिटल इस वाली इंडस्ट्री में जरूर। मेरा एनएफटी से जुड़ा एक सवाल है, लेकिन अर्जुन, आई वुड वांट योर ओपिनियन ऑन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अर्जुन, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। एक चेन एनालिसिस का रिपोर्ट एक्चुअली रिसेंटली आया था जिसमें दिखाया गया था कि आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो डीफाई में हुआ है इंडिया में, almost 40% of that was institutions with a ticket size of almost $1 million to $10 million. तो institutions already participate कर रहे हैं, और जैसे अविनाश जी ने बोला वहाँ institutional FOMO actually बहुत ज़्यादा strong है। तो जैसे हम रुवा में institutional custody और settlement के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ large institutions जैसे बैंक, hedge funds वो आके अपना क्रिप्टो हमारे साथ securely not only custody कर सकते हैं but we can put it to work for them. So we actually are at a great place to see that there is a huge amount of institutional demand जो बढ़ी जा रहा है day by day. तो institutions हैं और आ रहे हैं as well. I think they're just waiting for a little clarity on regulation. Varun, you raised your hand. Yes, just to add one more point to. Do you think that कि थोड़ा regulation को वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद I mean they just want to like आगे से बिल्कुल आके काम करना चाह रहे हैं, है ना? ग्लोबल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहूँ, एक अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दो डेवलपमेंट्स पिछले 6 महीने में जो वायोमिंग यूएस में जो स्टेट है उसमें हुई है कि December 1st 2021 को उन्होंने एक चांसरी कोर्ट बनाया है, और वो कोर्ट में एक बहुत अच्छी उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां के जजेस को वो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, और वो स्पेसिफिक डिजिटल एसेट डिस्प्यूट्स पर ही एक कोर्ट बनाया गया है। तो ये वर्ल्ड का पहला कोर्ट है जिसमें आप डिजिटल एसेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप उधर इस वाले फोरम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और उन्होंने जो अपनी रेगुलेशंस को अपडेट करा है, जैसे सही कहा इन्होंने कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल लोगों को कस्टडी का एक रिक्वायरमेंट रहता है, यानी कि आपके जो फंड्स हैं वो किसी रैंडम वॉलेट में दुनिया में नहीं पड़े, कस्टडी पड़े हुए, और वो कस्टडी एक्सेसिबल है जो कि डेमोक्रेटिकली आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये कस्टडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए वायोमिंग एक ऐसा देश है, जापान की बात, जिन्होंने कस्टडी की रिक्वायरमेंट्स और कस्टडी के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे उनको पब्लिक फोरम में डालकर बोला कि अगर कोई और दुनिया के और देशों ने, बड़े देशों ने अगर कुछ कस्टडी के लिए रेगुलेशंस बनाने तो आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे एक रेवोल्यूशन है और ये चीज आगे बढ़ रही है, और देश एक दूसरे को जरूर इन्फ्लुएंस होकर देखकर आगे जरूर बढ़ेंगे। राइट, इससे पहले कि मैं क्लोजिंग कमेंट्स लूं, एक सवाल सम्राट, इफ आई कैन टेक फ्रॉम यू, एनएफटीज के बारे में जब से भाई बॉलीवुड की एंट्री हुई है तो इसमें लोगों का ध्यान बढ़ा जा रहा है। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो आर्ट एनएफटी एज एनएफटी आर्ट बिक रही है, क्या ये आने वाले समय में जो ट्रेडिशनल आर्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या इसको उस जैसी अहमियत दी जाएगी? काफी अच्छा सवाल है आपका। आई एम श्योर काफी इन्वेस्टर्स आजकल एनएफटी के मार्केट की साइड भी देख रहे हैं। सो इनफैक्ट मैं आई राइट फॉर इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल। सो थोड़े दिन पहले मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था। इट कम्स विद रिस्क्स, ओके, इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपने जैसा बोला कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या स्पोर्ट्स स्टार्स हो, ऑल सेलिब्रिटीज हैव शोन टन्स ऑफ इंटरेस्ट। इनफैक्ट आज का ये डिस्कशन क्रिप्टो करेंसी के बारे में था, तो मैंने अपनी स्पेशल वॉच भी लगाई है। दिस इज अ एनएफटी, दिस वॉच कम्स विद एन एनएफटी विद इट। So this has got a mahogany wood on the strap and on the dial, etc. And this is created by a company called Unibright in Germany. तो वो जो baseline protocol का मैं co-chair हूँ, they are participants in Unibright in baseline protocol, and they created this NFT collection watch. So there are only 300 such watches which are created in the world, and they are uniquely numbered. And they were auctioning it on the world's biggest NFT marketplace, OpenSea. तो इसका रीजन क्या था? They were doing it for charity. उन्होंने थोड़े दिन पहले एक चैरिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. Now you can use it for fundraising. Fundraising बहुत दिनों से, so this was just a fun application which they saw कि हमें fundraise भी करना है, लोगों को watch भी sell करनी है. What if I can also give an NFT? Now NFT is forever.
Okay, so we have, even when the watch is broken and it is gone and I have moved on to other watches, etc., the NFT will still stay with me. It will be a memory. I donated, other people have donated, so they have raised 2 लाख यूरो से ज्यादा वो already raise कर चुके हैं इस initiative के through, which is amazing for one individual to do this at this scale, and that too within 2 weeks. तो जहां तक आपका क्वेश्चन था NFT आर्ट के बारे में, डेफिनेटली मेरे हिसाब से आई एम वेरी बुलिश ऑन NFT आर्ट. इससे 2 चीजें हुई हैं. नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कट थ्रू हो गए. सो इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट टू द कंज्यूमर और द ओनर ऑफ द आर्ट. पहले इस पूरे मार्केट में बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म चलता था मेरे हिसाब से, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ आर्ट के बारे में. दूसरा जो पहलू है इसका, which is can it be looked at as the same level as traditional art? For sure, definitely. Mr. A.R. Rahman ही himself थोड़े दिन पहले उन्होंने अपना एक सॉन्ग रॉकस्टार फिल्म का NFT के फॉर्म में पब्लिक के लिए ओपन किया था. Similarly, I think all artists, and it is also given rise to a new category of artists. आप ये देखिए कि आज आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक और आपको आइडियाज चाहिए. So definitely it will hold value and it will yield a lot of benefits for people who jump in early. I think एक एस्पिरेशनल वैल्यू भी है उसकी, क्योंकि आर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट भी हर कोई नहीं करता है. दैट इज आल्सो एस्पिरेशनल. सो नाउ आई थिंक लेकिन एक जो है डेमोक्रेटाइजेशन है यहाँ पर कि भाई अब आप अफोर्ड भी कर सकते हैं आर्ट और NFT. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सो सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस साल की शुरुआत में मैंने 5 NFT सेल किए थे, व्हिच वाज फॉर कोविड रिलीफ. आई डोनेटेड ऑल द मनी फॉर कोविड रिलीफ. वो NFTs मैंने जो मेरे सो एज अ किड मैं कॉइन कलेक्ट करता था, मेरा कॉइन कलेक्शन था, उसमें से 20 कॉइन्स मैंने निकाल के जो बहुत ज्यादा पुराने थे उनको लिस्ट किया था. एंड आउट ऑफ दोस 25 गॉट सोल्ड एट अ गुड अमाउंट. कुछ 15-1 लाख के अराउंड मैंने रेज किया था, एंड आई डोनेटेड ऑल दैट मनी for charity. But that gave me 2 things. Learning is कि it does have value. People want कि उनका digital era में एक एक unique address हो, print है, they're leaving a print behind even when they have left the world. So that is the reason why people are entering into this space. चलिए closing comments का टाइम है. I want one advice, and what is that one thing that you're looking forward in 2022? Let me start with Avinash. देखिए एडवाइस तो यही है कि आई थिंक काफी लोगों ने इसको कवर भी करा है कि जो क्रिप्टो है वो एक काफी सारी नई चीजें आ रही हैं उसमें, और दूसरी जो है काफी टेक्निकल भी है काफी सारी चीजों में. तो इन्वेस्ट करने से पहले खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी एक स्टडी करने की जरूरत है, अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है. जस्ट बिकॉज कि कोई इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहा है उसके कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करने का डिसाइड भी करते हो. एक तो ये है. दूसरा आई थिंक 2022 में मुझे लगता है कि एडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा. मुझे लगता है कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉजिटिव रेगुलेशंस आएंगे, और मुझे भी लगता है कि जो हम आज यूज़ केस जो हम आज सोच रहे हैं कि ऐसे यूज़ केस होने चाहिए या होंगे, उसका काफ़ी सारे एटलीस्ट कुछ यूज़ केसेस का हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि वो एक मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं. चाहे वो हम NFT आर्ट के बारे में बोलें या डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया के बारे में बोलेंगे, हमको आई थिंक उसमें लगता है कुछ ना कुछ दिखने लगेगा कि हाँ ये यूज केस हो सकता है और ये प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है यूज केस बेसिकली. Varun, you want to go next? One advice and one hope for 2022. Well, I'm a firm believer that no one can stop an idea whose time has come. So I think that blockchain and cryptos, that time has come. And when I look into 2022, I completely agree with the speaker that in 2019 November, when we came to know that $69 billion worth of NFT art was purchased by someone, Meta Cohen in Singapore, and we realized, oh, is it really worth it? And the last 1 year, we've seen NFT move from NFT art to NFT gaming, and now going much further. So I'm a firm believer that if the time for that idea has surely come. So we really need to sort of look at the other aspects, the legal side of things, regulation side of things,
community, trust, consumer protection, and this is surely the right time. Arjun? Do your own research and don't FOMO into any investment based off other people. Be patient. There are always going to be cycles when it comes to markets, whether it's stock market or whether it's crypto. And time in the market is always going to be better than timing the market. तो पेशेंट रहिए, जब प्राइस करेक्शन होता है फोमो मत कीजिए, चाहे ऊपर हो या नीचे हो. आप आराम से अपना रिसर्च करके, एक प्रोजेक्ट में बिलीव करके या एक प्रोटोकॉल में बिलीव करके अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे उनके प्रोजेक्ट्स रिलीज हो, चाहे उनके गवर्नेंस एस्पेक्ट्स हो. Participate in the ecosystem, whether financially, intellectually, or with your time. And my hope for 2022 is that there is more clarification on the regulations and that aspect starts rolling up so that we can, like, finish up the adoption at a much larger scale, and we can protect our investors as well. Samrat. Thank you. So one, of course, I think lookouts पे सब speakers ने काफी अच्छे points बोले हैं. So I would still say the same thing. Don't fall for FOMO. Don't follow influencers blindly. Don't follow anybody blindly. Actually, in any investment. But now let me talk about मेरी उम्मीदें क्या हैं 2022 से. So I definitely see clarity, and I hope that the clarity will come. But अगर मैं if I were to say one thing, what I really want to see is I want to see thriving blockchain and cryptocurrency companies established in India. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज बाहर चली जाती हैं, वी लूज दैट टैक्स मनी. सो मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी इतनी आ जाए एनवायरनमेंट में कि कंपनी स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग एंड थ्राइविंग इन इंडिया. वंडरफुल. चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वेबिनार से हमारे साथ जुड़े लोगों को क्रिप्टो को समझने में मदद मिली होगी और साल 2022 में क्रिप्टो करेंसीज जो है वो क्या कर सकती हैं और किस तरीके से रेगुलेशन आ सकती है उसके बारे में भी थोड़ा अंदाजा मिला होगा, एडवाइस मिली है. क्रिस्टल बॉल गेजिंग का हमने खैर करी ही, और उम्मीद करते हैं कि 2022 सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए. बहुत शुक्रिया आप सभी का. थैंक यू जेंटलमैन हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए. आप सभी जो हमारे साथ एज व्यूअर्स जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और आपके सवालों के लिए. थैंक यू सो मच. आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड ज़ेड पे प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ.